तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी में। अभी हम लोग एनसीईआरटी का सार उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो हम महेश बनवाल के बुक से हम लोग देखेंगे। 6 से लेकर 12 तक का पूरा हिस्ट्री का हम लोग क्या करेंगे, सार देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? साहित्य और एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, और ऐतिहासिक एवं सामयिक ग्रंथों से, और विदेशी यात्राओं के विवरण से। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ इसमें निम्नलिखित में से हम क्या करेंगे, अभिलेख और उसके शासक के बारे में मिलान करेंगे। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्ता। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सीयूकी की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीयूकी किससे संबंधित है? ह्वेनसांग से। किससे संबंधित है? ह्वेनसांग से। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों का सब किसके द्वारा क्या किया गया था? पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप जी के द्वारा पढ़ा गया था अशोक का शिलालेख के बारे में। ठीक है, अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख किस में लिखा गया है, किस में मिलता है? मास्की, गुर्जरा और नेट्टूर। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे मिलान करने सूची 1 से सूची 2 को। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। महाभाष्य किसका है? पतंजलि का। फिर उसके बाद मालविका मित्रम किसका है? कालिदास का। फिर उसके बाद मृच्छकटिकम किसका है? मृच्छकटिकम किसका है? शूद्रक का। नीतिशास्त्र किसका है? कामंदक का। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक से प्राप्त हुए हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? अशोक का के प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी एवं हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया? किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से इसका वृत्तांत प्राप्त किया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, ताम्रपाषाणी संस्कृति किसे कहते हैं? ताम्रपाषाणी संस्कृति जहाँ पे पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग जिस युग में हुआ है उसे क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणी संस्कृति कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है? कहाँ कहाँ पाई जाती है ताम्रपाषाणी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, और महाराष्ट्र के पूर्वी भारत में। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ताम्रपाषाणिक बस्तियों की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। ताम्रपाषाणिक काल के लोग ने पत्थर के किन और छोटे औजारों का प्रयोग किया है? किन औजारों का प्रयोग किया? प्रस्तर के फलक का औजारों का प्रयोग किया है। फिर उसके बाद देखेंगे ताम्रपाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा पशु पालतू नहीं था? कौन सा पशु पालतू नहीं था? गधा पालतू नहीं था। गाय, भैंस और बकरी ये सब पालतू थे। ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग की खेती की जाती थी। इन सब के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र में मिले हैं इन सब के साक्ष्य। फिर उसके आगे देखेंगे हम लोग, ताम्रपाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहाँ मिला है? इसका अवशेष महाराष्ट्र से। ताम्रपाषाण लोग उसका ये करते थे, अवशेष मिला है महाराष्ट्र से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण काल के लोग शवों को फर्श के नीचे कैसे कैसे दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। मनुष्य ने लोहा किस धातु का प्रयोग किया है? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? तांबा का प्रयोग किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर किस ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ? कौन संस्कृति का नर्मदा के तट पर विकास हुआ? मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति। अगर दोनों सही आंसर है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? आहार संस्कृति को क्या कहते हैं? बनास संस्कृति। तांबे के साक्ष्य के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गिलुंड से मिले हैं। तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गिलुंड से। मालवा संस्कृति की विशेषता क्या है? मालवा संस्कृति की विशेषता क्या है? उच्च कोटि के मृदभान के साक्ष्य, चरखा और तखली के साक्ष्य, और विष्णु पूजा के साक्ष्य। तीनों सही है इसका आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे
मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है? वो कौन सा इमारत है मोहनजोदड़ो के? अन्नागार। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से अपरिचित थे। सुरतगोई सिंधु सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान में। किस देश में है? अफगानिस्तान में, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से। सूची को एक से दूसरे में क्या करना है? मिलान करना है। स्थल और नदी के बारे में। हड़प्पा कहाँ थे? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी किनारे। पैठन कहाँ है? पैठन कहाँ है? गोदावरी में। पैठन कहाँ है? गोदावरी में, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हड़प्पा के में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य कहाँ था? धौलावीरा। निम्न अब देखेंगे वेद और उसके उसके दूसरा हम उसके वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है। अथर्ववेद में क्या लिखा गया है? औषधियों से संबंधित के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? अब ईश्वर महिमा के बारे में लिखा गया है। यजुर्वेद में क्या लिखा गया? बलिदान विधि के बारे में लिखा गया। सामवेद में क्या लिखा गया? संगीत से के बारे में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? बोगज-गोई अभिलेख, ठीक है। फिर उसके बाद देखें यज्ञ संबंधी विधि विधान का ज्ञान कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद उपनिषद में है नचिकेता और यम के बारे में। पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिखा है? मुंडकोपनिषद से निकल लिया गया है। साल्वेशन किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख किया गया? उपनिषद में क्या किया गया है? मोक्ष का उल्लेख किया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मणी थी ऋग्वेद की मूल लिपि। फिर उसके बाद देखेंगे किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राज प्रणाली, राजतंत्र थी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित है किससे? विदेह माधव संबंधित है ऋषि गौतम राहुगढ़ से, ठीक है। विदेह माधव जो है, जो राजा विदेह जो है किससे संबंधित है? ऋषि गौतम राहुगढ़ से, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम को क्रमानुसार सजाना है। ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ के बाद संन्यास। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है कहाँ से? किससे रिलेटेड है? पुराण से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है। फिर नीचे वेद और ब्राह्मण से देखेंगे ऋग्वेद का कौन सा ऐतरेय? ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय। फिर उसके बाद सामवेद का क्या है? पंचवीं। सामवेद का क्या है? पंचवीं। फिर उसके बाद सी का क्या है? एक। अथर्ववेद का गोपद। डी का क्या है? दो। यजुर्वेद का शतपथ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया है? जादुई माया और वशीकरण के बारे में वर्णन मिलता है किसमें? अथर्ववेद में, ठीक है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? किस कुल में हुआ है? ज्ञात्री कुल में। तीर्थंकर का अर्थ क्या? शब्द का अर्थ क्या है? जैन से। शब्द का संबंधित जैन से। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किससे स्थापित किया था? गोमतेश्वर श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित करवाई गई थी? चामुंड राय के द्वारा, ठीक है। शायदवाद सिद्धांत कहाँ से किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग किससे अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का है। शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, ठीक है। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। क्या किसे कहाँ पे? वैशाली में दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे
उसके बाद देखेंगे अलाम कलाम कौन थे, बुद्ध के गुरुजी थे। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में है, तो रोमनदेही स्तंभ आलेख ये पुष्टि करता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। और क्या निम्नलिखित में 4 स्थानों में बौद्ध संहिता का सही वर्णन बताया है। बौद्ध संहिता का सही वर्णन क्या है, पहला राजगिरी, उसके बाद क्या है, राजगिरी के बाद वैशाली, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद कुंडलवन। इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद देखेंगे 14 में, 14 क्वेश्चन देखेंगे आचार और सिद्धांत के बारे में लिखा है। लकुलिस ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है, पाशुपात का। नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, शून्यवाद का। भद्रबाहु ने कौन सा सिद्धांत दिया है, भद्रबाहु ने दिया है जैन धर्म का, जैन का सिद्धांत। गोसाल ने आजीविका। याद रखिए लकुलिस किसका दिया है, पशुपत का। लकुलिस किसका दिया है, पशुपत का। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, हेलियोडोरस बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का, तक्षशिला के निवासी थे। फिर उसके बाद हम लोग देखें निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, कौन सा, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, दीर्घ निकाय जो है, दीर्घ निकाय जो है ये तो आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन सा था, अस्मक था, गोदावरी नदी के तट पे। फिर उसके बाद देखेंगे राजा और राज्य से रिलेटेड कौन सा, प्रगोत का है, कहाँ का, अवंती का। उदयन कहाँ का है, वत्स का। फिर उसके बाद प्रसेनजीत कहाँ के हैं, कौशल का। अजातशत्रु कहाँ के, मगध का। फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था, कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था मगध के उत्थान के लिए, बिंबिसार। निम्नलिखित मगध के राजवंशों के कालानुक्रम को सजाए, पहला कौन है, हर्यक के बाद शिशुनाग के बाद कौन सा है, नंद के बाद मौर्य। इसे आंसर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखेंगे राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है। अभिलेखीय प्रमाण क्या, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित में से मगध का राजा कौन सिकंदर महान के समकालीन थे, कौन थे, घनानंद थे सिकंदर महान के समकालीन। फिर उसका देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पे कौन बैठा, बिंदुसार बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन थे, मेगस्थनीज थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित किया गया, मास्की के लघु शिलालेख में अशोक का नाम क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रित करने से संबंधित है, समाहर्ता जो एकत्रित करते थे राजस्व। फिर उसके बाल एवं बलि ऐसे थे, क्या थे, राजस्व का स्रोत थे। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में है, हमें बताते हैं कौन सा संगम राज्य के बारे में बताते हैं, 2 और 13। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है, राजनीतिक जीवन से। पाटलिपुत्र में स्थित समुद्रगुप्त का पहल मुख्यतः महल जो किससे बना था, लकड़ी से बना था। हाँ, फिर उसके बाद देखेंगे किस प्राचीन राज्य के अवशेष कुम्भरार में प्राप्त हुआ है, पाटलिपुत्र का। फिर उसके बाद ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का सबसे पहले किसने पढ़ा था, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, इनमें से क्या है, डेरियस प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में कर लिया, तो क्या था, डेरियस प्रथम जी थे। फिर उसके बाद थे कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कौन सा अशोक द्वितीय, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है, कनिष्क को क्या कहा जाता है, अशोक द्वितीय। ठीक है, कनिष्क की राजधानी क्या थी, पुरुषपुर। मिलन पन्हो क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। मिलन पन्हो क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था, शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से चरक किसके राज चिकित्सक थे, कनिष्क के थे। बिना बेगार के किसी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम जी ने। किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है, गंधार कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख से मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से काव्य शैली का साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा और यूनानी लिपियों में बौद्ध अंकन किया था, कनिष्क ने। फिर उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया, बिम कटफिशस को सोने के सिक्के जारी करने का क्या दिया गया, श्रेय दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पान चाओ ने। आप देखेंगे कला शैली शिलालेख पुस्तक और निम्नलिखित संबंधित व्यक्ति है। गंधार कला, गंधार कला कौन कौन किससे रिलेटेड? कुषाण से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख किससे रिलेटेड है? जूनागढ़ 4 से। किससे? रुद्रदामन से। मिलिंद पन्हो किससे है? मिलिंद पन्हो किससे है? मीनांदर से। तक्षशिला शिलालेख क्या है? किससे रिलेटेड है? पथिक से। फिर उसके बाद पथिक से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी थी? कौन सा स्थान सातवाहन की राजधानी थी? प्रतिस्थान। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया था? गौतमपुत्र सातकर्णी। किसके लिए कहा गया कि एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का महाशासक से कहा जाता है, माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सिमुक निम्न राजवंश में किसका संस्थापक थे? सातवाहन का। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? किस वंश के व्यक्ति को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वो व्यक्ति है, उसको कहा, किस वंश को? इक्ष्वाकु वंश को। निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? सातवाहन। अंत सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। अंत सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे किस सातवाहन वंश के शासक ने दक्षिणापथपति का उपाधि धारण किया है? सातकर्णी प्रथम ने। 2 अश्वमेघ यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ करने का श्रेय किस सातवाहन नरेश को दिया जाता है? वो यह सातकर्णी प्रथम के द्वारा। सातवाहन काल में प्रशासन में भाग लेने वाली महिलाएं थी। कौन कौन सी महिलाएं थी? नागनिका और गौतमी बलश्री, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में भूमि दान की प्रथा शुरू किया था कौन? सातवाहन युग के द्वारा। मगध सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। फिर उसके बाद निम्नलिखित अभिलेखीय स्रोतों में किससे सातवाहन वंश के इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में से सातवाहन के अभिलेख की जानकारी नहीं मिलती है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलांगो। फिर उसके बाद देखेंगे पुस्तक और विवरण। एक तिरुक्कल किससे रिलेटेड है? नीति शास्त्र। तोल्कापियम किससे है? ये तमिल साहित्य का व्याकरण था। शिल्पाधिकारम किस? प्रेम कथा। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा। तिरुक्कल जो है किससे? नीति शास्त्र से। तोल्कापियम व्याकरण से। शिल्पाधिकारम प्रेम कथा से। मणिमेखले बनी कथा से। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईस्वी पूर्व में भेजा था? पांड्य ने भेजा था। फिर उसके बाद देखेंगे किस दक्षिणी भारतीय राजा के किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल राज्य में, ठीक है। संगम कालीन साहित्य को एवं मनरम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? को एवं मनरम राजा के लिए प्रयुक्त। को एवं मनरम जो है दक्षिण संगम साहित्य में उससे राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। पांड्य राजा की जीवन रेखा क्या थी? कौन सी नदी थी? बेगी नदी थी। संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रख्यात था? कपास के व्यापार के लिए प्रख्यात था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस शासक के सिक्के संगीत के लिए प्रेम दर्शाते थे? कौन थे? किस राजा के द्वारा संगीत प्रेम के लिए दर्शाते थे? वो थे हमारा समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? रुपयक नाम से। रजत मुद्रा किस नाम से जाना जाता है? रुपयक नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया है? गुप्त ने स्थापित किया है। फिर उसके बाद एक प्रसिद्ध लेख है और इधर संबंधित शासक है। प्रयाग प्रशस्ति से किससे रिलेटेड? समुद्रगुप्त से। बिलसट अभिलेख कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ जो है स्कंदगुप्त से। मंदसौर किससे है? बंधु परमन से, ठीक है। फिर उसका हम लोग आगे देखेंगे
निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को शासन में उच्च पद प्रदान किया जाता है? चालुक्य के। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे चालुक्य वंश का सबसे महत्तम शासक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची 1 के लिए कूटकर एक राजवंश और राजधानी। फिर उसके बाद देखेंगे राजवंश और राजधानी है, उसमें इसका आंसर देखेंगे चालुक्य का राजधानी कहाँ है? चालुक्य का राजधानी कहाँ है? कहाँ? बादामी। चालुक्य का बादामी। पल्लव का कहाँ है? कांचीपुरम। पल्लव का कहाँ? कांचीपुरम। हर्ष का कहाँ है? कन्नौज। और क्या है? पांड्य का क्या है? मदुरई। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पल्लव वंश की महानतम शासक, पल्लव वंश का महान शासक कौन था? पल्लव वंश का महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय थे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग वंश और संबंधित स्थान। फिर उसके बाद देखेंगे वंश और संबंधित स्थान में गुप्त का कहाँ है? गुप्त का कहाँ है? देवगढ़। गुप्त का कहाँ है? देवगढ़। चंदेल का क्या है? चंदेल का क्या है? खजुराहो। चालुक्य का क्या क्या है? बादामी। पल्लव का क्या है? पनमैल पनमले। पनमले क्या है? चालुक्य का। फिर उसके बाद देखेंगे पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है कहाँ है? महाबलीपुरम में। पल्लव कालीन सौर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग देख लेंगे न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य। निम्नलिखित प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अष्टांग रचनाएं और विषय। अष्टांग संग्रह किसका है? आयुर्विज्ञान का। ठीक है, फिर उसके बाद 10 रूपक किससे रिलेटेड है? नाट्य कला से। 10 रूपक किससे रिलेटेड है? नाट्य कला से। लीलावती किससे रिलेटेड है? लीलावती गणित से। लीलावती किससे रिलेटेड है? गणित से। लीलावती गणित से। और महाभाष्य व्याकरण से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? कणाद थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक किस हैं? जैमिनी को माना जाता है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? हाँ, अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्रत्याहार, ध्यान और धारणा ये सब क्या है? अष्टांग योग के अंश है। किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा जाता है? अष्टिका को। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि को सही क्रम है? सृष्टि का सही क्रम कौन है? पौरुष, प्रकृति, महत और अहंकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चोल साम्राज्य के उदयपुर। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयालय ने। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? उत्तर मेरूर में। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की है? राजराज प्रथम ने। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त किया था? राजराज प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राज के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोत्तुंग प्रथम ने दिया था उसको पूर्ण स्वतंत्रता। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? चोल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम मंदिर नंदी मूर्ति माना जाता है? बिदेश्वर मंदिर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को एक चोल झील के रूप में प्रदान कर दिया वह कौन सा था? वह था राजेंद्र प्रथम। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की? करिकल ने पुहार नगर की स्थापना की। चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट दक्षिण के कुछ भाग में। ठीक है, फिर चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर। चोल शासक ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बाड़ियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टुटबाड़ियम जो है बाड़ियम उद्यान का कार्य देखता था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय थे चतुर्भुज। निम्नलिखित चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवाकृति थे चतुर्भुज है। निम्नलिखित किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। फिर इसका मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को कलानुसार व्यवस्थित कीजिए। कि निम्न योजनाओं को कलानुसार क्या कीजिए? उसको व्यवस्थित कीजिए। पहला उसने क्या किया था? दोआब में कर वृद्धि किया था। उसके क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। फिर उसके बाद उसने क्या किए? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उसके खुरासान अभियान किए। सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर उसके बाद देखेंगे टोपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली किसके द्वारा लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी ने के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? कौन बना? गाजी मलिक ने। हक ए सर्व तथा अथवा सिंचाई पर कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा? फिरोज शाह तुगलक जी थे। फिर उसका निम्नलिखित को क्रमानुसार क्या कीजिए? सजाइए। पहला कौन थे? इलवरी तुर्क थे। फिर उसके बाद कौन है? खिलजी वंश है। फिर उसके बाद कौन है? तुगलक वंश है। फिर उसके बाद कौन है? तुगलक वंश के बाद खिलजी पहला है इलवरी तुर्क है। फिर उसके बाद खिलजी वंश है। उसके बाद तुगलक है। उसके बाद कौन है? सैयद है। उसके बाद लोदी है। लोदी सबसे लास्ट में। आगरा शहर का संस्थापक कौन किया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर के संस्थापक किया था। सल्तनत कालीन अधिकारियों को उनके विभागों से सुमेलित कीजिए। अधिकारी क्या? वजीर का कौन क्या कार्य किया था? अर्थ विभाग था। फिर उसके आरिज ममालिक क्या थे? सैन्य विभाग में थे। सद्र उस सुदूर किससे रिलेटेड है? धार्मिक विभाग से। काजी उल कुजात जो है न्याय विभाग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? कौन युग सम्मिलित? दीवान विरासत के बलवंश ये सम्मिलित नहीं है। दीवान मुस्करात अलाउद्दीन खिलजी, दीवान अमर कोही मोहम्मद तुगलक और दीवान खैरात फिरोज तुगलक। ठीक है। फिर इसका भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ किया था? इक्ता कौन चलाया था? इल्तुतमिश। ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश याद रखिएगा। ठीक है। ये इल्तुतमिश है। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? लोदी काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है। सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण जो अधिकारी होते चौधरी कहा जाता था वो। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। सल्तनत काल में अधोलिखित करों का बारे में बताइए। जजिया किसने लगाया था? फिर जजिया किसने किया था? गैर मुस्लिम के लिए लगाया गया था। ठीक है। जकात का मतलब मुस्लिम धार्मिक कर थे। खराज का मतलब गैर मुस्लिम भूकर। खुम्स जो है लूटी गई संपत्ति से संबंधित था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? फिर वो तुगलक थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? व्यापारी थे। फिर उसके बाद हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? हम्पी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह थे। फिर उसके बाद विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबद के लिए। बीजापुर किसके लिए? गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्माण हुआ? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के समय में इसका निर्माण हुआ था। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु का स्वर्ण युग था। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित बहुविवाह का तथा सती प्रथा का उल्लेख किया? निकोलो कांटी ने। फिर उसका देखेंगे तेलुगु कृति अमुक्त मालदिया का लेखक कौन था? अमुक्त मालदिया का लेखक कौन था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? भू राजस्व। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम देखें निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किस शेख उल
हिंद हिंद की पदवी प्रदान की थी, कौन की थी? शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को द्रविड़ ग्रंथ कहा जाता है? तेवाराम को। द्रविड़ ग्रंथ किसे कहा जाता है? तेवाराम को। द्रविड़ ग्रंथ तेवाराम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। त्यागराज, तुकाराम और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अल्वार संतों के द्वारा किया था। निम्नलिखित भक्ति संत और व्यवसाय है। एक का नामदेव किससे रिलेटेड है? नामदेव कौन सा व्यवसाय करते थे? दर्जी थे। कबीर क्या थे? जुल्हा। कबीर क्या थे? जुल्हा। फिर उसके रविदास क्या थे? मोची। रविदास क्या थे? मोची। सेना में कौन था? नाई। सेना क्या थे? नाई। फिर उसके बाद हम लोग देखें निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध नक्शबंदी संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन से इस्लाम से प्रभावित है? नामदेव। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत था? नामदेव। नामदेव जो है बरकरी संप्रदाय का संत थे। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों, बाबर सर्वप्रथम फरगाना का शासक था। सर्वप्रथम फरगाना का शासक बना। बाबर ने 1514 में काबुल पर अधिकार किया। तैमूर वंश से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में कथनों पे बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? सही के बारे में पूछा है। आने के फलस्वरूप क्या हुआ? इसने तैमूरी राजवंशी हो क्या स्थापना की हो। ये वाला गलत हो जाएगा। अब बारूद का उपयोग की शुरुआत कुछ से पहले हो चुका था। स्थापत्य काल में मेहराब और गुंबद का निर्माण किया, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आगे हम लोग देखेंगे कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था? शेरशाह। एक को दूसरे मिलाना है, लड़ाई और वर्ष मिलाना। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 में। चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि दिया गया? जड़ी कलम की उपाधि किसे? मोहम्मद हुसैन को दिया गया। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? अबू फजल। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? जब उसमें भारत का मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए बुलाया था, अवसर दिया था? अजमेर में। ठीक है। सर थॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर दिया था। अकबर ने दीन इलाही बस कब स्टार्ट किया था? 1582 में। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन थे? रॉल्फ फिंच थे। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने चालू किया था? जहांगीर ने चालू किया था। दो अस्पा सिंह अस्पा चालू जहांगीर ने किया था। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? जहांगीर। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। मुगल शासक में तांबा का कैसी कहलाता था? दाम कहलाता था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा निरंतरता की कड़ी थी? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? बौद्ध विहार के अनुरूप पंचमहल है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बाबर, सम्राट और मकबरा। बाबर ने किसका निर्माण किया था? काबुल का। बाबर ने काबुल का। फिर उसके बाद देखेंगे आज अकबर ने सिकंदरा का। फिर उसके बाद जहांगीर लाहौर का। फिर उसके बाद आगरा। फिर अकबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा में। फिर जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। और फिर उसके बाद शाहजहाँ का कहाँ है? आगरा में। ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गया था उसमें। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारसों के पंडितों का नेतृत्व किया था? कौन थे? कविंद्राचार्य। निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? कछवाहा ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित बादशाहों में एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता, अकबर को निरंकुश शासक कहा जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है बाबर से। ठीक है। बाबर से। फिर उसके बाद बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ का हिंदू राज्य का उल्लेख किया। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? शेरशाह जो बहुत शिक्षित था। निम्नलिखित प्रशासक में परगना
किसे कहते हैं? एक गांव के समूह को परगना कहते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक में सम्मिलित थे। ध्रुपद गायक में कौन थे? तानसेन और हरिदास। फिर उसके बाद देखेंगे नस्तालिक क्या है? नस्तालिक एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकाल में प्रयुक्त होती थी, उसे नस्तालिक कहते थे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसके वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? किस वर्ष पहुंचा था? 498 ईस्वी में। पर भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तव कौन थे? अल्बुकर्क थे। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? जहांगीर के। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? कॉलबर्ट को। फिर उसका डचों ने बंगाल में कौन सी कारखाना स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? पिपली में स्थापित किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री का नाम स्थापित की गई थी? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? सूरत में स्थापित की गई थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। निम्नलिखित में से कौन नीला जल ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है? डीएल मेरा ने। फिर उसके बाद देखेंगे यात्री और सूची देश से रिलेटेड है। ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। कोलंबस कहाँ से थे? स्पेन से थे। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ से थे? ब्रिटेन से। तस्मान का हॉलैंड। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन के पर बैठा? मुअज्जम बैठा। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफी उद दौला ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? रफी उद जरात की मृत्यु जो है क्षय रोग से हो गई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया था? किसके समय में सिक्का ढालना बंद हो गया था? अकबर द्वितीय के समय हो। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? रबी उद्दरात। इसी को क्षय रोग से भी मृत्यु हो गई थी, टीबी से। फिर उसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना था? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाने जाते थे। फिर उसके बाद देखेंगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर द्वितीय। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी? फर्रुखसियर शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का। फिर उसके बाद देखेंगे यात्री बादशाह उसके उसका निकनेम से। फिर उसके देखेंगे बहादुर शाह को क्या बोला जाता है? बहादुर शाह का क्या बोला जाता है? शाह बेखबर। जहांदार शाह को क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है? घृणित कायर। और मोहम्मद शाह को क्या बोला जाता है? रंगीला। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे सैयद बंदों का अंत किसके समय में हुआ था? मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंदों का अंत हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति के निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? किस राज्यों का विलय किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत? झांसी, नागपुर, सतारा को। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवध राज्य के प्रशासन को ले लिया था। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। फिर इसका देखेंगे भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में ईस्वी में अंग्रेजी राज्यों में कर दिया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में। राज्य हड़प नीति एक ऐसा नीति था जिसका उद्देश्य था, क्या था? एक उद्देश्य किसका था राज्य हड़प नीति का? क्या था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? सतारा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे
इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित? रैयतवाड़ी जो है सही अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी 1840 में। फिर इसके महालवाड़ी, महालवाड़ी जो है 1822 में, ये गलत दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार, कौन सा सही है पूछा गया है। अस्थाई अस्थाई और रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश के परंपरागत भूमि कानूनों से मूलतः भिन्न थी। ब्रिटिश भूमि को बचाने, बेचने, गिरवी रखने, हस्तांतरित करने की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया था। ब्रिटिशों ने भूमि को क्या करने, बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने की वस्तु बना दिया था, इसलिए दोनों सही है। भू राजस्व, ब्रिटिश भू राजस्व नीति कैसा है उसके बारे में पूछा गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस एन सेन थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी में विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने दिया था? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ था? ग्वालियर में। फिर उसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने देखा था। फिर उसके बाद देखेंगे विद्रोही नेता और विद्रोह का केंद्र, विद्रोह का केंद्र। फिर उसके बाद देखेंगे तो इसका कौन कौन सा है? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कहाँ थे? दिल्ली के थे। वर्जिश कादिर, वर्जिश कादिर कहाँ? लखनऊ के थे। कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर। लियाकत अली दिल्ली के थे, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता थे? दीवान मनीराम दत्त जी थे। फिर उसके 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बना दिया था? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को मुख्यालय बना, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के अंतर्गत नियंत्रण लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन थे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया? सूत और गेहूं का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन गया? सूत और गेहूं का। कैलिको निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कैलिको भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से संबंधित है कैलिको। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। निम्नलिखित किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे को दादा भाई नौरोजी के सामने प्रश्न किया था? बेलवी समिति ने क्या बताया था कि धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था बेलवी समिति ने। लॉटरी समिति भारत संबंधित थी, भारत किससे संबंधित थी? शहरी नियोजन से। लॉटरी समिति किससे संबंधित थी? शहरी नियोजन से, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बनाया था? जॉर्ज क्लार्क ने, ठीक है। फिर उसका आगे देखेंगे ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या था, कैसा था? एकस्वरवाद था। निम्नलिखित युगों में कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से सम्मिलित नहीं है? महादेव गोविंद रानड़े के थियोसॉफिकल सोसाइटी सम्मिलित नहीं है। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज सम्मिलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। हाँ, फिर उसका देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले सम्मिलित है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? फिर उसके बाद ये पड़ी था 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में। यदि आप 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेपर आप उसको देख लेते हैं, एनसीईआरटी सार का प्लस में, और आप लुसेंट का यदि आप पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री देख लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप यदि देख लेते हैं, तो इससे आपके पास 70 to 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा। और आपको यदि इसको रट लेते हैं तो ये आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। ये आपको देखना होगा तो इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे जा करके लुसेंट का भी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिए। उसको और इस वीडियो को, दोनों को देख करके आप अपने एग्जामिनेशन में, एग्जाम और टेस्ट में भी नंबर को बूस्ट कर सकते हैं, और एग्जाम में भी आप उसमें अपने अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग जाकर देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी चैनल पे पड़ा हुआ है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। लुसेंट का भी पूरा एमसीक्यू बनाया हुआ है, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी थे। फिर इसका हम देखेंगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? राधा कांत देव ने इसको बनाया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कौन बनाया था? केटी तिलक ने। मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन किसने बनाया था? सैयद अमीर अली ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम में सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का दिए थे। किसने दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 दिए में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 1885 में हुआ था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस सुधारवादी नेताओं को दिया था? बाल गंगाधर तिलक को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। फिर इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में बाल गंगाधर ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1986 की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान HSRA के कौन थे संस्थापक? भगत सिंह। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। घटनाक्रम को बताए। घटनाक्रम पहले कौन सा हुआ था? पहले स्वदेशी हुआ, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के बाद कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसके कलकत्ता कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। आंसर ए हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में किस कारण से भीड़ एकत्रित हुई थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किलजी और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के बाद में, विरोध में। ठीक है। हाँ, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी के नाम से पहले महात्मा जुड़ा। कहाँ जुड़ा? गांधी के नाम के पहले महात्मा कहाँ से, कौन सा सत्याग्रह से जुड़ा? चंपारण सत्याग्रह के बाद से। फिर उसके बाद महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसके समाधानों से संबंधित था? बिहार के नील उत्पादक किसानों से संबंधित था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस देता केसरे हिंद की उपाधि दी थी और जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी वंदे मातरम का संपादक था? भिखाजी कामा। कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? भिखाजी कामा। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनय दामोदर सावरकर को। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से? जयप्रकाश नारायण का। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। पुनः समझौता का संबंध था दलित वर्ग से। पुनः पैक्ट दलित वर्ग से। ठीक है। महात्मा गांधी के प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ? कम्युनिस्ट अवार्ड के समय में। ठीक है।
फिर उसके बाद देखेंगे किस वर्ष हिंदुस्तान HRA की स्थापना हुई थी, कब? 1924 में। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया था? रामप्रसाद बिस्मिल जी को। ठीक है। फिर उसके बाद गांधी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? सौजन्य अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? नरेंद्र देव ने। फिर उसके बाद सत्यशोधक समाज के संगठन किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन में। ठीक है। फिर उसका देखेंगे भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया था? कौन सा था? अरुणा आसफ अली। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद देखेंगे निम्न से कौन सा सही है? आयन के मानसिक पुत्र थे। आयन के मानसिक पुत्र कौन थे? ज्ञानी प्रीतम सिंह और IG फुजीवारा, मेजर आई वाची फुजीवारा। फिर उसके बाद देखेंगे 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उसके वामपंथी समर्थक द्वारा किस संगठन का स्थापना किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? चौधरी रहमत अली ने। मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस स्थान पर कैद किया गया था? आगा खां महल में किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित है। ठीक है। फिर उसका देखेंगे कौन सा सुमेलित है। बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, ये क्या है? सुमेलित है। चिलिया युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 में अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। ठीक है। और कौन सा खुजी का युद्ध कब हुआ था? 1765 में निजाम और मराठों के विरुद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। बक्सर के 22 अक्टूबर 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुंडो के बीच हुआ था। मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? ढाका से कहाँ किया? मुर्शिदाबाद में। ठीक है। मुर्शिदाबाद में मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि दी थी, उससे विभूषित किया था। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। ठीक है। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी? किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने। फिर उसके बाद देखेंगे शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी की संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी और उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से करा और मणिकपुर ले लिया गया और उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान की। इसके पश्चात कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन पे स्वीकार कर लिया। महाराणा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी थी। महाराणा रणजीत सिंह के समय राज्य की राजधानी लाहौर थी। शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह सन 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसको राजधानी बना लिया। उन्होंने 1802 में अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस प्रकार पंजाब को राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उनके अधीन में आ गए। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुई थी। इसमें क्या था? सतलज नदी को दोनों ने सीमा मान लिया था और सतलज के पूर्व रियासत अंग्रेज के अधीन हो गई। लुधियाना में अंग्रेजी रेजिमेंट रखेगी ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों पर आक्रमण न कर सके। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती गोपाल राजा जी के नाम से जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास के प्रधानमंत्री चुने गए और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर इसका देखेंगे इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? डी नंबर चतुर्थ
आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 में, ये गलत है। प्रथम सही है, 1767 से 1769 के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर। दूसरा हुआ था 1780 से 84, और तृतीय हुआ था 1790 से 92 में। और चतुर्थ जो हुआ था 1700 कब हुआ था? 99 से हुआ था, ठीक है, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। निर्णायक युद्ध कहा जाता है, जिसमें मैसूर की हार हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा शुरू की थी? वो कौन थे? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने स्टार्ट किया था। 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में प्रथम रेल यात्रा शुरू हुई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया था। रेल के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों की मुक्त भूमि दी गई थी। निजी कंपनियों को मुक्त भूमि दी गई थी और पूंजी पर 5% ब्याज दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में ये कार्यकाल में रेल, विद्युत तार, डाक और चार्ल्स वुड डिस्पैच सबसे लागू किया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, भारत का अंतिम वायसराय, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित किया गया, जिसके परिणाम से भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर ने भारत में दास प्रथा का समाप्त किसने किया था? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का समाप्त किया था। जनरल लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 में 1844 में एक्ट 5 द्वारा भारत में दास प्रथा को क्या किया था? उन्मूलन कर दिया था। इसके कार्यकाल में कुशल आक्रमणता की नीति काल भी कहा जाता है। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल युद्ध जो हुआ था समाप्त हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? और लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके सुधार कार्यों में महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों को बनाया गया था और जिला, उपविभाग और तहसील बोर्ड बनाने की योजना थी। नगरों में नगर पालिका का गठन और इस संस्थाओं में गैर सरकारी संस्थानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई थी, ठीक है। सती प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा को प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत का प्रथम जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 में नियम 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने का प्रतिबंधित कर दिया था। इस कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में तत्पश्चात पूरे भारत में लागू कर दिया गया। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? किससे थे? रैयतवाड़ी से। फिर इसको देखेंगे हम लोग। सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी होता है, जो सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व संबंधी आरंभिक प्रयोग के पश्चात 1820 में मद्रास, बम्बई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू कर दिया गया। रैयतवाड़ी ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्रों पे लागू था, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग महलवाड़ी व्यवस्था के किस क्षेत्र में लागू हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुआ था? पंजाब के क्षेत्र में। महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात सर्वप्रथम हॉल्ट मैकंजी 1819 ईस्वी में। इस व्यवस्था में भूमि कर की इकाई कृषि की खेती नहीं अपितु ग्राम अथवा महल होती थी। ग्राम के लोग सम्मिलित रूप से भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रांत एवं पंजाब आदि क्षेत्र शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्रों पर लागू था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड द्वारा पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों एवं पंजियों का प्रयोग किया था। लैप्स का सिद्धांत किससे संबंधित था? डलहौजी से, ठीक है। व्यक्तिगत के सिद्धांत का व्यक्तिगत का सिद्धांत या हर राज्य की हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? लागू किया था। और इस नीति के अनुसार अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भारतीय राजवाड़ा या अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था और सहमति न होने पर वह ब्रिटिश राज में विलय कर लिया जाता था। व्यक्तिगत के सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए राज्य थे सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे?
कौन थे? SS सेन थे, SN सेन थे। भारत सरकार द्वारा 1956 में सुरेंद्र नाथ सेन को 1857 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के इतिहास लिखने का दायित्व सौंप दिया और इस पुस्तक की नाम क्या था? 1857। ठीक है। SN सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ, किंतु समापन स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक है। निम्नलिखित सूची देखेंगे हम लोग कि कहाँ पे झांसी में नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे? जनरल हीरोज। लखनऊ के कौन थे? बेगम हजरत महल थे नेतृत्वकर्ता, और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। कानपुर के कौन थे? अजीमुल्ला। और दमन कौन किया? कैंपबेल ने। फैजाबाद अहमदुल्ला शाह और कर्नल नील ने क्या किया? उसका दमन कर दिया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। ठीक है। 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता है। बाद में ब्राह्मण समाज का मुख्य पत्र बन गया। इस अंग्रेजों का प्रथम दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है। फिर उसका देखेंगे समाचार पत्र, उस व्यक्ति को पारित किया था। समाचार बम्बई क्रॉनिकल कौन थे? फिरोज शाह मेहता। फिर उसके बाद देखेंगे कॉमनवेल्थ किसने निकाला था? एनी बेसेंट थे। लीडर किसके द्वारा निकाला गया था? मदन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। फिर उसका ब्रह्म समाज का सिद्धांत किससे था? रिलेटेड था एकेश्वरवाद पे। ठीक है। फिर उसके बाद थैंक यू, आप लोग ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसलिए थैंक यू। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर जाइए। और आपको यदि अपने एग्ज़ाम में अच्छा एक स्कोर करना है तो आप यही गांठ बांध लीजिए कि NCERT को आपको बेस रखना है। NCERT पूरा कंप्लीट करना है, प्लस लुसेंट का MCQ एनी हाउ आप सॉल्व करके जाइए। जो इस टेलीग्राम पे पड़ा हुआ आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप अच्छे से कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए। बाय बाय।